वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेसल नॉर्म्स। इससे पहले मैंने आपको एनपीए की क्लास ली थी और मैंने आपको एनपीए बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनपीए होता क्या है। एनपीए अगर बैंकों का बढ़ जाता है या कहें तो अगर एनपीए बैंकों का लगातार बढ़ता जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है या रिकवरी ऑफ एनपीए क्या होता है, बैंक उसकी रिकवरी कैसे कराती है। जहां पर हमने सरफेसी एक्ट पढ़ा, सरफेसी एक्ट के बाद हमने ये भी बताया कि सरफेसी एक्ट कहां पर लागू नहीं होता है। तो ये जो टॉपिक था, इसके बाद एक और टॉपिक था जो था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनका काम क्या होता है, और मैंने एक सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बताया। सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो अभी हाल ही में 2019 की बात करें, 18 की बात करें, सभी पीओ या इंटरव्यू के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसल नॉर्म्स। सबसे पहले तो बेसल नॉर्म्स को हम बेसल रूल के नाम से जानते हैं। बेसल रूल कह सकते हैं, बेसल नॉर्म्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया बेसल। पहले तो समझते हैं कि बेसल क्या होता है। तो बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की। अब यहाँ पर बेसल नॉर्म्स क्यों रखा गया, इसका बात समझते हैं। सबसे पहले जैसे अगर न्यूटन ने लॉ दिया तो उसे न्यूटन्स का लॉ कहा, आर्किमिडीज ने कोई सिद्धांत दिया तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा गया। सेम इसी तरह से एक रूल और रेगुलेशन बना। अच्छा, एक और बात है, अभी ये नहीं समझना, अभी ये नहीं परेशान होना है कि सर क्या रूल रेगुलेशन बनाए। पहले जो बात मैं समझा रहा हूं उसको समझते चलता, सुनने चलना कि बेसल नॉर्म्स क्यों पड़ा। तो बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, तो वहां पर एक रूल्स रेगुलेशन बने। अब वो रूल्स रेगुलेशन क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बेसल नॉर्म्स बेसल रूल के नाम से जाना जाता है। तो एक रूल रेगुलेशन बने, कहां पर बने, बेसल सिटी में बने। बेसल कहां की सिटी है, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिसका नाम है बेसल। तो वहां पर 10 देशों के गवर्नर ने मिलकर एक मीटिंग की और कहा कि बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है। अब अगर बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है, अच्छा इस टॉपिक को मैं एनपीए के बाद ही क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक सीधे सा एनपीए से क्या है, कोरिलेट है, या कहे तो एनपीए से ही रिलेटेड है। तो अगर बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है, अब एक सिचुएशन ये आ रही कि अगर लोन दिया जा रहा है तो लोन पर रिस्क है। बात समझना ध्यान से कि अगर लोन दिया जा रहा है तो लोन पर एक रिस्क हमेशा रहता है, एक आर फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। भाई अगर लोन नहीं दिया जाएगा, भाई आरबीआई तो ये कहती है कि भाई, अब मैंने आपको पीएसएल भी पढ़ाया कि आरबीआई कहती है कि सभी कॉमर्शियल बैंकों को 40% ऑफ एएनबीसी क्या करना है, देना ही देना है। पीएसएल सेक्टर बनाए गए कि आपको इन सेक्टर में आपको ये पैसा लोन के रूप में देना ही देना है। अगर बैंकें लोन नहीं देती हैं तो बैंकों पर पेनल्टी भी होती है। मैंने आपको पेनल्टी बताया कि क्या क्या पेनल्टी लगती है इंडियन बैंक्स पर और फॉरेन बैंक्स पर। तो मतलब कहने का मतलब लोन तो देना ही देना है। अब अगर बैंक लोन देती है तो उस पर एक रिस्क फैक्टर होता है जिसे हम हमेशा कहते हैं आर फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब अगर लोन देना है और इस पर रिस्क है तो इस रिस्क से बचने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था बीसीबीएस कमेटी। बीसीबीएस कमेटी बनी 1974 में। 1974 में एक कमेटी बनी और इस कमेटी में 10 या कहे तो 10 देशों के गवर्नर ने मिलकर मीटिंग की। कहां पर की, बेसल में की, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बेसल नॉर्म्स रख दिया गया। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं बीसीबीएस का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीबीएस का फुल फॉर्म है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बैंकों के सुपरविजन के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये कमेटी बनी और इसने कहा कि लोन होता है, लोन पर एक रिस्क होता है, एक आर फैक्टर होता है, और अगर ये पैसा रिटर्न होकर नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक को कुछ रिजर्व रखना होगा। इस रिजर्व को हम कार के नाम से जानते हैं। अगर मैं एक बात कहूं
तो जो ये पूरा चैप्टर है वो इसी कार पर बेस्ड है, जो पूरा चैप्टर है ये इसी कार पर बेस्ड है। इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा है वो एनपीए पर बेस्ड था, और जो ये चैप्टर है वो कार पर बेस्ड है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, कार। कार का फुल फॉर्म कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी रेशियो। कार को हम CRAR के नाम से भी जानते हैं, इसे कार कहें या CIR, कार या CRAR। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। हर देश में दिया जाता है लोन, हर देश में दिया जाता है लोन, और लोन पर होता है रिस्क, और इस रिस्क से बचने के लिए मेंटेन करना होता है कार। मतलब एक सिंपल सी लाइन में कि 10 देशों के गवर्नर ने मीटिंग की, कहाँ पर, बेसल में मीटिंग की, और कहा कि हर देश में दिया जाता है लोन, और लोन पर होता है रिस्क, और उस रिस्क से बचने के लिए आपको मेंटेन करना होता है कार। अब कितना कार मेंटेन करना होता है, क्या होता है कार, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेसल नॉर्म्स को बेसल रूल के नाम से जानते हैं। ये रूल रेगुलेशन कहाँ बने, बेसल में बने। बेसल सिटी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, या कहे तो बेसल सिटी में ये रूल रेगुलेशन बने, इसीलिए हम इसे बेसल नॉर्म्स या बेसल रूल के नाम से जानते हैं। कमेटी का नाम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका फुल फॉर्म बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। कहा क्या गया इस, या कहे तो इस कमीशन या इस कमेटी में कहा क्या गया, या इस मीटिंग में क्या कहा गया, कि कहा गया कि लोन हर देश में दिया जाता है, लोन पर रिस्क होता है, और उस रिस्क से बचने के लिए हम कार मेंटेन करते हैं। कार को हम CRAR के नाम से जानते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? अब यहाँ पर बेसल के 3 रूल बने, जिन्हें हम बेसल रूल फर्स्ट, बेसल रूल सेकंड, बेसल रूल थर्ड, जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, इसी तरह से बेसल में 3 रूल दिए गए हैं, बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड। तो यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो कार को लेकर है, मतलब जो पूरा फोकस है वो इस कार पर है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं बेसल रूल फर्स्ट के बारे में, कि बेसल रूल फर्स्ट क्या है और इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेसल रूल फर्स्ट की। तो बेसल रूल इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, और अप्लाइड हुआ 1992 में। ध्यान समझना है, अगर स्टैटिक से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ईयर भी तैयार रखना पड़ेगा। कमेटी कब बनी, 1974 में। बेसल रूल इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1988 में, और अप्लाइड कब हुआ, 1992 में। ये तो हो गया स्टैटिक पार्ट, ठीक है, इसको आपको तैयार रखना है। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल। क्या बोला गया है, मेंटेन करना है कार, और कितना मेंटेन करना है, 8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला गया है कि कार मेंटेन करना है 8%। अब बात समझनी है, जो बैंकिंग सुपरविजन कमेटी है, BCBS कमेटी, ये वर्ल्ड वाइड कमेटी है। कहने का मतलब इंडिया ही नहीं, जितने भी देश में सेंट्रल, या कहें तो जितने भी देशों में बैंकें चल रही हैं, उन सारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम BCBS करता है। इसीलिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, एक फुल फॉर्म है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में जितना भी बैंकिंग सेटलमेंट होता है, या कहें तो बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है, तो वो सारा इशू कौन देखता है, RBI। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वहां पर इंडिया से बाहर, या कहें तो किसी भी देश में अगर कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, तो उसे कौन देखता है, BIS देखता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट देखता है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है यहां तक? तो अब ये BCBS कमेटी जो वर्ल्ड वाइड है, और ये कह रही है कि भाई इंडिया ही नहीं, किसी भी देश में कोई भी बैंक है, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, कितना कार मेंटेन करना पड़ेगा, 8%। वो किसी भी देश में काम कर रहा हो बैंक, 8%, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है। बट जब इंडिया की बात की जाए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। जब पूछा जाता है कि बेसल रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग कार इंडिया को कितना मेंटेन करना है, और बच्चे 8% टिक करके चले आते हैं। देखिए बात समझनी है, अगर इंडिया के लिए बात की जाएगी तो इंडिया के लिए 9% है,
बाकी देशों के लिए कितना है 8% है। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है कि इंडिया के लिए 9% है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 1% आरबीआई कहती है कि आपको एडिशनल मेंटेन करना है। क्या करना है? एडिशनल मेंटेन करना है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में जो ऑयल का रिजर्व सिस्टम होता है, क्यों होता है कि भाई अगर मेन ऑयल या मेन फ्यूल खत्म हो जाए तो वो रिजर्व काम आए। सेम इसी तरह से कि अगर लोन दिया गया है और वो पैसा अगर रिटर्न होकर नहीं आया है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन हो, जिससे हम अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लेने आता है, एक बात समझना है, जैसे मान लीजिए मैं एसबीआई हूँ या कहें तो मैं एसबीआई बैंक हूँ और मान लीजिए कि हमने बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारे अगर डिपॉजिटर एक साथ आ जाते हो, कहते हैं भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए, ठीक है। अब जो लोन दिया हुआ पैसा वो तो आया नहीं हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में बैंकों के पास अगर रिजर्व के फॉर्म में अगर पैसा नहीं रखा गया है, अब आप एक सिंपल सी बात समझिए कि 3% सीआरआर रखा जाता है, 18% एसएलआर रखा जाता है और यहाँ पर बात की जा रही है कार की, तो इतना सारा पैसा बैंक के पास ऑलरेडी रिजर्व होता है, जिससे कि बैंक को डेली रूटीन वर्क या कहते हो डेली ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। अब यही बात समझनी है कि ये पैसा रखा जाता है, जब भी लोन दिया जाता है तो उससे रिलेटेड जितना भी हमें कार मेंटेन करना है वो पैसा यहाँ पर रखा जाता है कि अगर लोन दिया गया है रिटर्न होकर नहीं आता है तो इतना पैसा हमें मेंटेन करके रखना है। सिंपल सी बात है। कार कितना मेंटेन करने की बात बोली गई है? 8%। देखो एक बात हमेशा समझना कि इस चैप्टर को रटने की या रटना नहीं है, या हमें ये नहीं समझना है कि हम बैंकिंग एग्जाम पास करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बैंक में ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं स्टूडेंट, उनकी जब ट्रेनिंग होती है या कहे तो स्केल 1 से स्केल 2 से स्केल 1 जब प्रमोशन इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पर बेसल एनपीए फिर से पूछे जाते हैं और फिर से आपको इनका एग्जाम, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आपको प्रमोशन वगैरह में दिक्कत होती है। तो मतलब कहने का मतलब केवल आपको एग्जाम ही पास नहीं करना है, काम कहाँ करना है? आपको बैंक में काम करना है। तो आपको बैंक के जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बेसल, चाहे वो बेसल नॉर्म्स की बात करें, चाहे वो हम चेक वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो चेक का सेक्शन हो, मतलब जो बैंकिंग से जो खास रिलेटेड वर्ड है, चाहे वो मिसलेनियस पढ़ेंगे तो एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, तो जो ये टॉपिक है उन्हें हम केवल क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम एज अ बैंकर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बैंकिंग सब्जेक्ट आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब आपके सिलेक्शन तक और सिलेक्शन के बाद भी बैंक सब्जेक्ट आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको बैंकिंग सब्जेक्ट को। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पर बेसल कमेटी ने कहा कि भाई सभी देशों में लोन दिया था, लोन पर रिस्क होता है और इस रिस्क के लिए हमें मेंटेन करना होता है कार को CRAR भी कहते हैं। क्लियर है? सभी देशों के लिए 8%, इंडिया के लिए 9%। हाँ, अब मैं यहाँ पर बता रहा था कि इंडिया के लिए 9% क्यों? क्योंकि ये लगातार बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरव्यू देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया के लिए 9% क्यों? तो आपको जवाब देना है कि सर बेसल कमेटी ने कहा है 8%, तो वो तो मेंटेन करना है, बट 1% एडिशनल मेंटेन करना है। किसने कहा है? आरबीआई ने। क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया में रिस्क ज्यादा होता है, बस इतना बताना है। क्लियर है? वैसे तो ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में चोर ज्यादा है तो इंडिया में रिस्क भी ज्यादा है, दोनों बातें एक जैसी है। इंडिया में रिस्क ज्यादा बोला जाए या इंडिया में चोर ज्यादा है, दोनों बातें एक जैसी है। ठीक है, तो इंडिया में 9% मेंटेन करना होता है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। 1% क्या है? एडिशनल है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? क्लियर है? चलिए, जहां डाउट होगा वहां पर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बैंकिंग का सबसे टफ चैप्टर भी माना जाता है बेसल नॉर्म्स। क्लियर है? अब यहाँ तो हो गया, तो बेसल कमेटी बताई, बेसल रूल फर्स्ट आया जिसमें ये कहा गया कि कार कितना मेंटेन करना है? 8%, बाकी देशों के लिए और इंडिया के लिए 9%। अब आते हैं कार का फार्मूला। कार इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कार का फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कार का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर 3 वर्ड आ रहा है, कार, टीसी और आरडब्ल्यूए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार को तो समझा ही दिया मैंने, कार या CRAR, और टीसी को हम टोटल कैपिटल कहते हैं, टोटल कैपिटल कहते हैं, और आरडब्ल्यूओ को कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स।
रिस्क वेटेड एसेट्स। एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ लोन था, इसमें से मान लीजिए 80 करोड़ या 20 करोड़ मान लीजिए रिस्क था। मान लीजिए 100 करोड़ लोन दिया गया, जिसमें से 20 करोड़ क्या था कि RWA हो गया, रिस्क वेटेड एसेट्स, की इतना पैसा रिटर्न होकर नहीं आएगा। अब इस सिचुएशन में आपको मेंटेन करना होता है क्या है, कार, और आपको निकालना होता है टोटल कैपिटल। कहने का मतलब, अगर आपको ये पता है कि कार कितना है, आपको ये पता है कि रिस्क कितना है, तो आप कितना पैसा रिजर्व करके अपने पास रखना है, ये आसानी से हम निकाल लेंगे। क्लियर है? कैसे, देखते हैं। कार कितना बोला गया है, 8%, इंडिया के लिए 9%। रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है, रिस्क वेटेड एसेट्स है हमारा 20 करोड़। हमें निकालना क्या है, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 1.8 समथिंग, 1.8 समथिंग आएगा। अब ये जो पैसा आ रहा है, यही पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बस समझा रहा था कि कैसे आपको कितना मेंटेन करना है। कार हमें दिया हुआ है, रिस्क हमें पता है कि इतना पैसा रिटर्न होकर नहीं आएगा। अच्छा, ये कहाँ से पता चलता है कि कितना पैसा रिटर्न होकर नहीं आएगा? बैंकें क्या करती हैं, प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन के हिसाब से कि कितना पैसा रिटर्न होकर नहीं आ रहा है, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इतना पैसा रिटर्न होकर नहीं आ रहा है। अब कार पता है, हमें रिस्क पता है, तो हम टोटल कैपिटल हमें कितना रिजर्व के फॉर्म में रखना है, ये पैसा यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बेसल रूल फर्स्ट, जहाँ पर कहा गया एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कमेटी का फुल फॉर्म, बेसल रूल फर्स्ट कब आया, इंट्रोड्यूस कब हुआ, अप्लाई कब हुआ, कार बाकी देशों के लिए कितना मेंटेन करना है, इंडिया के लिए कितना मेंटेन करना है, और कार का फॉर्मूला। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया बेसल रूल फर्स्ट के बारे में।